वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संवैधानिक विकास में भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909 को हम लोग समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के विषय में हम साथियों समझेंगे। तो ये जो जो भी क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं वो प्लेलिस्ट में सीरीज से पड़ी हुई हैं। यदि आप सीरीज से वीडियो देखते हैं तो आप कंटेंट को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से इसका प्रॉफिट उठा पाएंगे। साथियों, यदि आपको मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप पूरा पीडीएफ एज इट इज, जो कि बाइलिंगुअल पीडीएफ मैं खुद बनाता हूं, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा साथियों। तो चलिए हम लोग चलते हैं, समय को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, हम पॉलिटी में दो बुक को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, और हमारा संविधान एक परिचय सुभाष सी कश्यप, जो कि हिंदी मीडियम में है, और एम लक्ष्मीकांत इंग्लिश मीडियम में है। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। इंडियन मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909। देखिए साथियों, इससे पहले आपने 1858 के एक्ट को समझा था, जो कि 1857 की क्रांति के बाद हुआ। समझ रहे हैं? अब ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या होता है, 1861 में क्या होता है, ये हम लोगों को समझना है भाई। ठीक है साथियों, इसमें कुछ पॉइंट तो रैंडम समझ जाइए, फिर हम शॉर्ट में बताएंगे आपको। देखिए, 1861 के अधिनियम में इसको आने तक इसकी जो पृष्ठभूमि थी उसको ये समझिए कि अंग्रेज 1860 तक ये बात तो बिल्कुल समझ लिए थे कि बिना भारतीयों के सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी नियम कानून लाएंगे, यदि भारतीयों का उसमें स्वार्थ नहीं होगा तो हमारा अपोज ही होगा। और एक बहुत बड़ी क्रांति 1857 की क्रांति वो लोग देख ही चुके थे। ऐसे में साथियों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में अंग्रेजों के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज की गई, सहयोग की नीति अपनाई गई, कोऑपरेशन पॉलिसी अपनाई गई, सहयोग की नीति अपनाई जाती है। ये बात समझ रहे हैं? कोऑपरेशन पॉलिसी अपनाई जाती है साहब। दूसरा क्या किया जाता है? दूसरा क्या किया जाता है भाई? जो गवर्नर जनरल और काउंसिल, गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल होती थी, काउंसिल, गवर्नर जनरल और उनकी साथ काउंसिल जो होती थी, जिसमें 4 मेंबर होते थे, उसको बढ़ा दिया गया और इसमें गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल के 5 मेंबर को रख लिया गया। यानी कि 5 मेंबर हो गए। गवर्नर जनरल काउंसिल अब कितने मेंबर में हो गई भाई? 5 मेंबर की हो गई है। दूसरा साथियों, एक मेंबर एक तो एक्स्ट्रा बढ़ाया गया। दूसरा, जो इंडियन काउंसिल, सॉरी गवर्नमेंट, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक्स्ट्रा जो मेंबर होते थे, एक्स्ट्रा मेंबर, अतिरिक्त सदस्य होते थे, एक्स्ट्रा मेंबर, उनकी संख्या साथियों बढ़ा दी गई। इनकी संख्या कितनी बढ़ा दी गई? 6 से 12 तक कर दी गई। यानी कि उसमें 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 तक के सदस्य हो सकते हैं। समझ रहे हैं? ये जो मेंबर होंगे, ये एक तरीके से विधि बनाने में सहयोग करेंगे साथियों, लॉ बनाने में सहयोग करेंगे, लॉ बनाने में सहयोग करेंगे। इनकी जो शक्तियां थी, इनकी जो पावर्स थी, वो लिमिटेड की थी, सीमित थी, लिमिटेड। ये बात समझ में आया? तो गवर्नर जनरल प्लस 4 को चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल प्लस 5 बना दिया गया। सदस्यों की संख्या, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। साथियों, यह भी बोला गया इसमें आधे से अधिक, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ भारतीय सदस्य होंगे। जो अतिरिक्त सदस्य हैं उसमें मोर देन, जैसे मान लो 12 सदस्य, तो 6 कम से कम भारतीय होंगे। इंडियंस का अपॉइंटमेंट किया जाए। तो पहली बात तो सहयोग की नीति अपनाई गई,
कोऑपरेशन पॉलिसी, ये देखो सहयोग की नीति यही है कि इंडियंस को शामिल कर रहे हैं। गवर्नर जनरल, उसकी जो काउंसिल थी 4 मेंबर थे, उसमें एक अतिरिक्त सदस्य बढ़ा दिया गया, 5 मेंबर कर दिया गया। एक्स्ट्रा मेंबर की संख्या 6 से 12 कर दी गई। अब आप कहोगे सर वो 1858 के एक्ट में भी तो किया गया, लेकिन उस समय हिस्टोरिकल बहुत सारी, जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो चीज परमानेंटली लागू नहीं हो पाई थी, यहां पर अच्छे से लागू हो गई कि गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल में 5 प्लस एक्स्ट्रा मेंबर 6 से 12। विधि जो लॉ, ये क्या करेंगे भाई, ये लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे। शक्तियां क्या होंगी, बहुत ही लिमिटेड होंगी, ये नहीं कि बहुत ज्यादा शक्ति मिली है। मोर देन हाफ इसमें क्या होंगे, इंडियंस होंगे। साथियों और क्या किया गया, गवर्नर जनरल जानते हो, गवर्नर जनरल अब तो वायसराय कहलाएगा। आप कहेंगे सर वायसराय, आप बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, तो बात वही चीज है, मैं गवर्नर जनरल या वायसराय, क्योंकि 1858 का जो एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल को कन्वर्ट वायसराय में कर दिया गया। तो हम अगर जहां जहां गवर्नर जनरल बोल रहे हैं वहां आप समझिए वायसराय। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आ गई। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 6 महीने तक वैलिड रहेगा, 6 महीने तक वैलिड रहेगा। उसके बाद जब अन्य मिनिस्टर्स की काउंसिल होगी, उसके बाद इस ये सही है तो कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं सही है तो इसे एबॉलिश कर दिया जाएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपसे पूछा जाता है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति कहां पर आती है, तो आपको बताना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यहां बात समझ में। अब देखो ये सारी चीजें आपको लिखित रूप में भी मैं दे सकता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। साथियों ये पहला अधिनियम था जिसमें अंग्रेजों ने सहयोग की नीति अपनाई। दिस वॉज द फर्स्ट एक्ट इन विच ब्रिटिश एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन। गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर को चेंज करके गवर्नर जनरल प्लस 5 मेंबर कर दिया गया। साथियों गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्यों को अपॉइंट किया गया। 6 से 12 सदस्यों को गवर्नर जनरल के अतिरिक्त सदस्य के रूप में रखा जा सकता है। द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल कुड हैव 6 to 12 मेंबर एज एडिशनल मेंबर टू द गवर्नर जनरल। यहां गवर्नर जनरल का मेन मतलब है साथियों वायसरॉय। द पावर ऑफ दीज मेंबर्स वर लिमिटेड एंड दीज मेंबर्स यूज्ड टू हेल्प मेकिंग लॉ। यानी कि इनकी शक्तियां साथियों सीमित थी और ये क्या करते थे, लॉ का फॉर्मेशन करते थे, जिसमें आधे सदस्य भारतीय थे। 3 सदस्यों को पहली बार भारतीय परिषद में शामिल किया गया। अब देखिए यहां पर एक चीज गौर करना, मैंने कहा था ना आधे सदस्य भारतीय हैं। अब इसमें जो सबसे पहले इसमें शामिल हुए उसमें 3 मेंबर याद रखना है। पटियाला के राजा थे, बनारस के राजा थे, दिनकर राव थे। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिसको अतिरिक्त मेंबर में पहली बार शामिल किया गया। कौन, पटियाला के राजा, बनारस के राजा, दिनकर राव, द किंग ऑफ द पटियाला, किंग ऑफ बनारस एंड दिनकर राव, राजा भी आप बोल सकते हैं। तथा 6 से 12 इन सदस्यों को कई किताबों में गैर सरकारी सदस्य भी कहा जाता है। साथियों यहां लिखा है दिनकर राव एंड दीज 6 to 12 मेंबर हैव बीन कॉल्ड नॉन ऑफिशियल मेंबर इन मेनी बुक्स। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे हिस्टोरियंस ये लिखते हैं ये गैर सरकारी थे, क्योंकि सरकारी तो सिर्फ 5 थे। क्योंकि 5 क्यों, क्योंकि पहले 4 था, अब एक बढ़ा दिया गया तो 5 कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं गवर्नर जनरल को कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया। यहां तक समझ में आया। गवर्नर जनरल अर्थात वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। गवर्नर जनरल मींस वायसरॉय द गेट्स पावर टू इशू द ऑर्डिनेंस बाय द एक्ट विच रिमेन वैलिड फॉर 6 months, जो कि 6 month वैलिड थी, 6 महीने तक वैध है। वायसराय परिषद की कार्रवाई के नियम बना सकता था। इसी अधिकार को प्राप्त करके बाई एक्वायरिंग दिस राइट लॉर्ड कैनिंग कैन मेक रूल प्रोसीडिंग ऑफ दिस वायसराय काउंसिल। लॉर्ड कैनिंग फॉर्मली गिव्स लीगल वैलिडिटी टू डिपार्टमेंट सिस्टम रन बाय हिम 1859। एक बार क्या हुआ था 1859 में, 1859 में साथियों लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नॉन परमानेंट, परमानेंट रूप में नहीं, डिपार्टमेंटल सिस्टम लागू किया गया।
डिपार्टमेंटल का मतलब होता है विभागीय प्रणाली। विभाग बनाए गए थे 1859 में। और साहब इसको कानूनी वैधता ये प्रदान कर देता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति आ गई है, वीटो की पावर है इस समय। अब इसको कानूनी वैधता प्रदान कर देता है, अर्थात मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल व्यवस्था की एक नई नीति नीति आप लिख सकते हैं, नई नीति इस अधिनियम द्वारा पड़ती है। समझ रहे हैं? इस अधिनियम ने क्या कर दिया भाई, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर का सिस्टम लागू कर दिया। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं विभागीय प्रणाली ये पहले से ही लॉर्ड कैनिंग के द्वारा चलाया गया था 1859 में, लेकिन अब इसको लीगल कर दिया क्योंकि इसके पास अब बहुत सारे अधिकार आ गए हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति वगैरह आ गई है। ये बात समझ रहे हैं? इसका प्रयोग अब कर रहा है। साथियों, गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय नए प्रांतों का गठन कर सकता है, जैसे आज का राष्ट्रपति कर सकता है। प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, वह प्रशासकों की नियुक्ति का कार्य कर सकता था। इस अधिनियम में तीन और प्रांत विधान परिषद 3 और प्रांत में विधान परिषद का स्थापना की गई। यानी कि साहब गवर्नर जनरल के पास अब अथाह तो शक्ति है ही है, वायसराय के पास अथाह शक्ति है। वो क्या कर रहा है, प्रोविंस नए क्रिएट कर सकता है, प्रोविंस के बाउंड्रीज को मतलब चेंज कर सकता है। बात समझ रहे हैं? साथ में इसने क्या कर दिया, 3 और पहले से कुछ जगहों पर विधान परिषदें थी, इसने 3 और जगहों पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। अब यही आपको समझना है कि इसमें कहां कहां बनाई। बंगाल में बनाई 1862 में, 1866 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में आप कह सकते हैं, 1897 में पंजाब में। इससे पहले कहां थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई के पास विधान परिषद थी। तो क्वेश्चन साहब आ सकता है कि 1861 में कहां कहां विधान परिषदें बनी, कहां कहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया। तो आपको बताना पड़ेगा 1862 बंगाल में, 66 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, 1897 में पंजाब में। साथियों वायसराय के पास वीटो पावर रहेगी, वायसराय विल हैव वीटो पावर। इस अधिनियम में प्रांत को विधि बनाने की शक्ति वापस कर दी गई, जो कि 1833 में 1833 में क्या साथियों किया गया था कि प्रोविंस के गवर्नर से उनसे विधि बनाने की क्षमता, यानी कि उनकी लॉ मेकिंग की पावर, ये गवर्नर जनरल ने ले लिया था। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, इस अधिनियम में प्रांतों को विधि बनाने की क्षमता या शक्ति वापस कर दी गई, जो 1833 में ली गई। लेकिन जो कानून प्रांत बनाएंगे उसे वायसरॉय के द्वारा अप्रूव्ड करना पड़ेगा। इन दिस एक्ट द पावर मेकिंग लॉ was returned to the province which had been taken away in 1833, but the law made by the province would have to be approved by the viceroy। ये आप देख रहे हैं, ये वीटो की पावर बनी रहेगी। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्रक्स है इनका, मतलब क्या बहुत मेन जिस्ट है जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए साथियों, यहां पर अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले जो सारी चीजें हैं, मतलब आपसे क्वेश्चन सीधा आएगा, बताइए सहयोग की नीति किसके द्वारा अपनाई जाती है, कोऑपरेशन पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई जाती है, गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर को 5 कब कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम देखें और इनमें क्या किया गया, ये भी याद करना जरूरी है कि गवर्नर जनरल परिषद में आप बस नहीं याद रहता 6 से 12, यार बस इतना याद कर लो, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अतिरिक्त सदस्य जो थे, एक्स्ट्रा मेंबर, एडिशनल मेंबर थे, उनकी संख्या बढ़ाई गई। शक्तियां सीमित थी, बिल्कुल पावर्स इनके लिमिटेड थे, तथा विधि बनाने में सहयोग करते थे। समझ रहे हैं? तो ये तो एक तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें आधे से अधिक भारतीय थे, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पटियाला के राजा वगैरह ये सब ना भी याद रखें तो काम बन सकता है छोटे एग्जामों में। समझ रहे हैं? जैसे आपका आरओ एग्जाम हुआ, पीसीएस का एग्जाम हुआ, जबकि यूपीएससी के लिए एक एक चीज मायने रखती है। ठीक है,
विभागीय प्रणाली कब स्टार्ट की गई भाई साहब? विभागीय प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली स्टार्ट किया गया। समझ रहे हैं? पहले 1859 में वो औपचारिक रूप से एक तरीके से स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन 1861 में उनको कानून का दर्जा दे दिया गया। प्रोविंस में चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ रहे हैं? ये आप भले न विधान परिषद याद रखें, वायसराय के पास वीटो की पावर। साथ में साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानून की जो 1833 में कानून ले लिया गया था, समझ रहे हैं, उसको क्या कर दिया गया? वापस कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। बताइए यहां किसी को कोई दिक्कत? अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या बोल रहा है भाई? केंद्र और प्रांत के विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। यहां पर बहुत ध्यान से पहले कुछ चीजें हमें समझ लेनी। यहां तक तो सबको समझ में बेहतर आ गया है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ चीजें मैं यहां बता रहा हूं कि आपको क्या क्या इसमें चीजें याद रखनी है। साथियों इसमें भी केंद्रीय विधान, सॉरी, यहां पर भी गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल ये तो बनी रही वही, लेकिन जो अतिरिक्त मेंबर थे, एडिशनल मेंबर थे साथियों, एडिशनल मेंबर, उनकी संख्या को और इंक्रीज किया गया। बात समझ में आए? और इंक्रीज किया गया, लेकिन ध्यान रहे इसमें सरकारी सदस्यों, पूरा जब मेंबर, इनके काउंसिल के जो 4 मेंबर थे, ये सॉरी 5 हो गए ना, 5 मेंबर ये, और एडिशनल मेंबर अब कितने हो गए? पहले 10 से, मतलब एक 6 से 12 थे, अब कितना हो गए? 10 से 16 कर दिया गया, यानी कि बड़ी संख्या 16 कर दी गई, छोटी संख्या मिनिमम 10 कर दी गई। वहां क्या था? 6 से 12, यानी कि मिनिमम 6, अधिकतम 12 तो करना ही करना है। 10 अधिकतम, मतलब 10 न्यूनतम, और 16 अधिकतम, 10 से 16 कर दी गई एडिशनल मेंबर। यहां तक समझ में आया साथियों? लेकिन ध्यान में रहे, ये जो मेंबर हैं एडिशनल मेंबर और काउंसिल के मेंबर, मान लो यहां हमने 10 कर दिया, यहां तो 5 ही है, 15। इन 15 में ध्यान में रखना, गवर्नमेंट के जो मेंबर होंगे वो ज्यादा रहेंगे, गवर्नमेंट के मेंबर ज्यादा रहेंगे। गैर सरकारी जो हैं, नॉन ऑफिशियल है, वो कम रहेंगे। यानी कि किसका बहुमत रहेगा, किसका मेजोरिटी रहेगा? अगर हम काउंसिल की बात कर ले, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 5 तो ही है, एडिशनल मेंबर में मान लो 10 है, तो कम से कम कुछ नहीं तो 8 मेंबर साथियों गवर्नर के होंगे। ये पक्का, ये तय है। 8 मेंबर को रखना ही रखना पड़ेगा, जो कि अपना आदमी वो रखेगा। ये बात समझ में आया साथियों? यहां पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात आती है। ये जो मेंबर आएंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे, लेकिन कहीं इलेक्शन वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, ये ध्यान में रखना। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा। इन जो मेंबर आएंगे, ये जो मेंबर इंडियंस आएंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, लेकिन कहीं इलेक्शन वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात समझ में आया? बताए। दूसरा साथियों, यहां पर अगर हम देखेंगे, जो सदस्य हैं, जो काउंसिल में मेंबर इंडियंस मेंबर हैं, यानी कि गैर सरकारी हैं, जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी हैं, नॉन ऑफिशियल हैं, उनके कुछ अधिकार बढ़ा दिए गए। अतिरिक्त सदस्यों में उनके कुछ अधिकार बढ़ा दिए गए। नॉन ऑफिशियल आप कह सकते हैं इसको, नॉन ऑफिशियल ना कहिए। यहां अतिरिक्त सदस्य जो 10 से 16 अपॉइंट किए गए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी, यहां अतिरिक्त सदस्य कहे तो ज्यादा बेटर। अतिरिक्त सदस्य, एडिशनल जो भी अतिरिक्त सदस्य, एडिशनल जितने भी मेंबर है,
अतिरिक्त सदस्य, बहुत ध्यान से समझिएगा, एडिशनल मेंबर जितने, इनको प्रश्न पूछने का अधिकार प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। पहले यह अधिकार नहीं था। साथियों, जब बजट आता था उस पर बहस कर सकते थे, बजट पर कन्वर्सेशन कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे, कन्वर्सेशन। लेकिन साथियों, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। जो मंत्री ने जवाब दे दिया, अब मान लो, नहीं मानो तो जयराम जी की कोई मतलब नहीं है, प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन पूरक प्रश्न, उस पर फिर से टीका टिप्पणी, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। उन्होंने, आपने पूछा क्यों, उन्होंने बताया ऐसा, लेकिन फिर उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो। देख रहे हैं, ये सारा चीजें अपने, जो भी अधिकार था वो अपने पास ही रख, बजट पर सकती थी। साथ में यहां प्रश्न ही पूछने का अधिकार था, मत देने का अधिकार नहीं था उनको, किसी मामले में मत देने का अधिकार, जो एडिशनल मेंबर थे, मत देने का अधिकार नहीं। तो होता क्या है, गवर्नर जनरल काउंसिल में 5 मेंबर, साथ में जो एडिशनल मेंबर है साथियों, इनकी संख्या बढ़ा दी गई, मिनिमम 10 अतिरिक्त 16, मतलब अधिकतम 16 कर दी गई। समझ रहे हैं? जिसमें सरकारी सदस्यों, अगर टोटल गवर्नर जनरल की काउंसिल मिला लो, एडिशनल मेंबर मिला लो, तो उसमें किसका नंबर ज्यादा होता था, गवर्नमेंट के लोगों का ही नंबर ज्यादा। यह बात समझ में आए? बताए। दूसरा साथियों, अतिरिक्त सदस्य की कुछ शक्तियां बढ़ाई गई, जैसे प्रश्न पूछने का अधिकार बढ़ा दिया गया, बजट पर बहस करने की शक्ति आ गई, लेकिन मत देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। मत का मतलब वोटिंग राइट्स। अब आइए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं भाई। यहां सारी चीजें आपको लिखी मिल जाए। देखिए साहब, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, इनकी संख्या 10 से 16 कर दी गई। हाँ, यहां पर एक चीज और करना है, जैसे प्रांतों में भी जो गवर्नर है, प्रांतों में गवर्नर है, उनके मेंबर्स भी बढ़ाए गए, उनमें भी जो उनके साथ अतिरिक्त मेंबर होते थे, उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई, जिसमें न्यूनतम 10 गैर सरकारी सदस्य होंगे। न्यूनतम 10 गैर सरकारी, अगर इससे ज्यादा हुए तो वे सरकारी सदस्य होंगे, लेकिन ध्यान रहे सरकारी सदस्यों का बहुमत रहेगा। यह बात समझ रहे हैं? जैसे भाई होते कितने, मैंने कहा 10 से 16 बढ़ाया गया, 5 पहले से थे, तो 6 5 11 हो गया, 6 5, आप देखा, मान लो 5 ये हो गए, और 16 अधिकतम मेंबर इसमें है, 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य हैं, 16 5 21 मान लो है। इसमें मिनिमम कितने होंगे भाई, 10। क्या होंगे, गैर सरकारी। सरकारी कितने हुए, 11, यानी कि बहुमत किसका आया, सरकारी का। वही मैंने जो बताया, से ज्यादा हुए तो वे सरकारी सदस्य होंगे, लेकिन ध्यान रहे सरकारी सदस्यों का बहुमत रहेगा। प्रथम बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया, इसमें इस अधिनियम के द्वारा, लेकिन ध्यान रहे निर्वाचन शब्द, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन वर स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू दिस एक्ट, बट रिमेंबर दैट द वर्ड इलेक्शन वॉज नॉट यूज्ड, इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया। गैर सरकारी सदस्यों में कुछ सदस्य को वायसराय अपने आदमी रखता था, गैर सरकारी जो सदस्य होते थे उसमें कुछ तो अपने आदमी ही रखता था, तथा कुछ को रखने हेतु जिला बोर्ड, नगर पालिका, वाणिज्य मंडल की सिफारिश, यानी कि यहां पर इलेक्शन होता था तो वो जाते थे। यानी कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं, समझ रहे हैं, उसमें जो कुछ मेंबर आते थे, वो किसके मेंबर होते थे भाई, इनकी संख्या पूरी हो गई, इंडियंस की 10 हो गए। अब जितने सदस्य रखने जाएंगे वो कौन से होंगे, गैर सरकारी होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे गैर सरकारी सदस्यों में ऐसा नहीं है
कि जितने गैर सरकारी हैं, जितने गैर सरकारी सदस्य हैं, वो सभी, ये चीज ध्यान में रखना, जितने नॉन ऑफिसर वो सभी इंडियंस होंगे, ऐसा नहीं, आधे से ज्यादा उसमें इंडियंस होंगे। लेकिन पूर्ण बहुमत, जो गवर्नर जनरल की 5 सीट, वो तो सरकारी ही है। और साथ में अतिरिक्त सदस्य जितने भी हैं, उनको जब जोड़ोगे तो आधे से कम ही गैर सरकारी आने चाहिए, नॉन ऑफिशियल आने चाहिए। आधे के बराबर भी गैर सरकारी नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? जैसे मान लो 7 सदस्य अतिरिक्त हमने जोड़ा है, और 5 सदस्य गवर्नर जनरल की काउंसिल में है, ये तो परमानेंट मेंबर है। ये नॉन, मतलब एक तरीके से 5 तो है ही है इनके साथ, जो हमेशा इनके साथ नहाते धोते हैं। 7 अतिरिक्त हमने सदस्य जोड़ दिया, टोटल कितने सदस्य होंगे? 12। अब इसमें हमें आधे से अधिक किसको रखना है? हमको 7 सदस्यों को क्या रखना है बताइए? मतलब गवर्नर का रखना है ना, गवर्नमेंट का रखना है। 7 सदस्यों को रखना है, 6-6 कर देंगे तब तो एकदम बराबर का सौदा आएगा। बहुमत किसका रखना है? हमें सरकारी का। तो 5 तो यहीं आ गए, 5 तो यहीं आ गए। दो भैया इसमें रखोगे कि नहीं? 7 में से 2 और 5 का हिसाब किताब इसमें रखोगे? ये 2 सदस्य किसके होंगे बताओ भाई? आपने, भाई मैंने क्या कहा? सरकारी का बहुमत है, तो ये जो 2 सदस्य आए हैं, ये गवर्नर के ही आदमी होंगे। बात समझ में आए? ये तो गवर्नर के ही हैं। ये भी गवर्नर के, अगर नहीं, देखो ये गवर्नर के हैं ना, यानी कि वायसराय के हैं, ये भी गवर्नर के हैं ना। तो गवर्नर गवर्नर के टोटल कितने हो गए? 7। और बचे कौन से? 5। 5 इंडियंस हो गए। ये कहने का आशय है, यानी कि इनकी काउंसिल, जो काउंसिल है गवर्नर जनरल की, मैं बार बार इस सेंटेंस को दोहरा रहा हूं, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, उसमें 5 तो ही है सरकारी। समझ रहे हैं कि नहीं? साथ में जो अतिरिक्त सदस्य जोड़ोगे, तो 5 ये अतिरिक्त सदस्य, ये इन दोनों, इन सबको जोड़ लो, और जोड़ने के बाद निकालो आधे से ज्यादा कौन होने चाहिए? सरकारी होने चाहिए। तो 5 तो सरकारी है ही है, 2 और को भी तो सरकारी ही करना पड़ेगा। बात समझना। दो जो अतिरिक्त सदस्य हैं, इसमें भी तो 2 वाले गवर्नर जनरल द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, या वायसराय द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो वो अपने आदमी रखेगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो एक तरीके से आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ किया गया इस अधिनियम द्वारा, लेकिन ध्यान रहे निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। मगर यही कह रहा है, गैर सरकारी सदस्यों के कुछ सदस्यों को वायसराय अपनी आदमियों को रखता था, तथा कुछ को रखने हेतु जिला बोर्ड विश्वविद्यालय नगर की सिफारिश लेता था। ध्यान रहे, केंद्र और प्रांतों में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत ही रहेगा। फिर से समझ लो, गवर्नर जनरल प्लस 5 तो है ही है, अतिरिक्त सदस्य मान लो कितने आए? 8 है। मैं दूसरा उदाहरण, अतिरिक्त सदस्य कितने आ गए? 8, क्योंकि 6 से 12 होना चाहिए। जोड़ लो, 8 ये, 5 ये, 8 5 13। 13 में, 13 का आधा 7.5, नहीं सॉरी 6.5 होगा, तो हम आधा आधा आदमी तो कर नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो 7 आदमी किसके होने चाहिए? एटलीस्ट 7 आदमी किसके होने चाहिए? गवर्नर के होने चाहिए, सरकारी टाइप के होने चाहिए। समझ रहे हैं? है तो ये देखो, 8 क्या है? अतिरिक्त सदस्य हैं, 8 अतिरिक्त सदस्य, 6 से 8, इन्हें गैर सरकारी बोला जाता है। इन्हें बोला क्या गया है? 8 को गैर सरकारी, नॉन ऑफिशियल। अब समझना, यहां मैं कहना क्या चाह रहा हूं, नॉन ऑफिशियल, गैर सरकारी। ये तो सरकारी हो गए भाई, ये 8 गैर सरकारी। अब सबको जरा जोड़ो, 8 5 13, 13 में कितना है? 13 में अब किसका मेंबर, किसका बहुमत होना जरूरी है? किसका बहुमत होना चाहिए? देखो, केंद्र व प्रांत सरकारी सदस्यों का बहुमत है, इसमें गैर सरकारी सदस्य थे, इसके अतिरिक्त बढ़ाई गई। कहां गया? यहां मैंने अभी एक लाइन पढ़ी थी। हाँ,
केंद्र व प्रांत में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत ही रहेगा। तो यहां पर भैया आप जो अतिरिक्त सदस्य में सात मान लो, सात तो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए, मतलब ये गवर्नर जनरल प्लस 5 होने चाहिए। यहां 8 अतिरिक्त सदस्य हैं। इसमें ऐसा नहीं कि सारे इंडियन भर दोगे, कुछ गवर्नर अपने आदमी रखेगा। बात समझ पा रहे हो? कुछ गवर्नर अपने आदमी रखेगा, और इसमें गवर्नर के द्वारा टोटल कितने हो जाएंगे? 7। 5 इधर, 2 और गवर्नर द्वारा रखा जाएगा, बाकी जो बचे इंडियंस होंगे। ठीक, इसको और अच्छे तरीके से समझना है, बस ये सदस्यों की संख्या कैसे बढ़ रही है इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, बस बढ़ रही है इसकी बात की गई है। 6 दिन पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछने की शक्ति, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते तथा मत का अधिकार भी नहीं था। बजट पर बहस करने की शक्ति मिल गई थी। वो चीजें तो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था। पावर टू आस्क क्वेश्चन ऑन 6 days प्रायर नोटिस, बट कुड नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन and did not have the right to vote, power to debate the budget। बात समझ में आया? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन, यहां इंडियन मैंने नहीं लिखा है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। कुल मिलाकर साथियों यहां पर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। हमें बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना है कौन से गैर सरकारी हुए, कितने क्या हुए। हाँ, सदस्यों की संख्या बढ़ाई है। साथ में इसमें जो इंडियंस या गैर सरकारी सदस्य जो जुड़ रहे हैं, गैर सरकारी सदस्य जो जुड़ रहे हैं, उनके उनकी शक्तियां बढ़ा दी गई, जैसे बजट पर बहस करना, वोटिंग राइट्स वगैरह। अब आइए 1909 का अधिनियम। साथियों इसकी पृष्ठभूमि को हमें समझना होगा। 1909 का जब अधिनियम आया, उससे पहले 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिसके कारण 1905 में बंगाल विभाजन के कारण भारत में बहुत तेजी से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। बहिष्कार आंदोलन चालू हो गए थे साहब, बाइकॉट मूवमेंट चल रहे। दूसरा साथियों 1907 में आप देखेंगे 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। सूरत का विभाजन, जिसमें गर्म दल कांग्रेस के 2 धड़े थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और एक तरीके से लिबरल लीडर थे, उनके बीच में खाइयां पड़ गई। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, सूरत में विभाजन हो गया, कांग्रेस के 2 धड़, गरम दल नरम दल बन गए, 2 नेता बन गए। साथ में साथियों 1905 के बंगाल विभाजन ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई उत्पन्न कर दी। कैसे, क्यों, ये हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे। समझ रहे हैं? तो 1909 का अधिनियम कुछ और नहीं, मुसलमानों के लिए आया था। मुसलमानों को, जैसे 2 धड़े हैं, हिंदू और मुस्लिम, इनको क्या कर देना है, मुस्लिम को और भड़का देना है, जिससे आंदोलन और तीव्र हो जाए, ये इनसे अलग हो जाएं, इन दोनों का जो मूवमेंट है वो कमजोर पड़ जाए। लॉर्ड कर्जन यहां तक कि यह कह देता है कि अंग्रेजी सरकार की 2 पत्नियां हैं, हिंदू और मुस्लिम, जिसमें से मुस्लिम पत्नी अधिक सरकार को अधिक प्रिय है। बंगाल विभाजन में ऐसा करता है, ऐसा बोलता है, उसका एक स्टेटमेंट वायरल होता है किताबों में, इतिहासकार लिखते हैं। तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम एक तरीके से फूट डालो राज करो की नीति लेकर आया था, लेकिन इनका यह कहना था 1892 में जो कमियां हैं उसको सुधारने आए हैं। 1892 में जो कमियां हैं वो सुधारने आए हैं, लेकिन वैसे आया था ये फूट डालो राज करो, गरम दल नरम दल में विभाजन और बढ़ा दो, हिंदू मुस्लिम की खाई को और गहरा कर दो। इसलिए 1909 का यह अधिनियम आया था। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि मार्ले उस समय के सचिव थे के रूप में कार्यरत थे और मिंटो उस समय का वायसराय था। साथियों मिंटो को ही आगे चलकर पढ़ेंगे सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म का जनक कहा जाता है, का पापा कहा जाता है, का फादर कहा जाता है। कम्युनलिज्म मतलब कई जातियों के बीच में आपस में मनमुटाव, उस समय वायसराय था। तथा अधिनियम इसीलिए आया था क्योंकि उस समय बंगाल विभाजन के कारण भारत में स्वदेशी आंदोलन बहुत तेजी से कार्य कर रहा था। यह हिंदू और मुस्लिम में फूट डालो राज करो की नीति अपनाना चाहते थे, इसलिए यह अधिनियम लाया था। लेकिन इनका कहना क्या था? ऐसा तो कहेंगे नहीं हम फूट डालो राज करो, ये इंडियन का पक्ष है,
कि फूट डालो राज करो की नीति ये लोग सोच कर लाए थे। इनका ये कहना था 1892 का जो अधिनियम है ना, उसमें हम अमेंडमेंट करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे साहब, सुधार करेंगे। इस अधिनियम में केंद्र में परिषद के लोगों की संख्या बढ़ा दी गई। 16 थी पहले, वो 16 से 60 कर दी गई साहब, 60 कर दी गई। केंद्र में परिषद की संख्या, परिषदों में जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई, जिसमें आधे गैर सरकारी सदस्य थे और सरकारी सदस्यों का बहुमत भी था। तथा प्रांत में भी सीटों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन यहां गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। ये जो है थोड़ा सा, अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, जब हिस्ट्री की क्लास हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप ये 1919 का एक्ट एक बार और आएगा कि सदस्य की संख्या कितनी कर दी गई। बस इतना याद रखिए, केंद्र में जो अतिरिक्त सदस्य पहले 16 थे, 10 से 16, उनकी संख्या साफ 16 से 60 कर दी गई। लेकिन के उसमें सरकारी सदस्यों का ही बहुमत है, गवर्नमेंट के जो लोग हैं वही सबसे ज्यादा है। यह बात समझ में आया? गवर्नमेंट के लोग हैं वो ही सबसे ज्यादा है साहब। आधे गैर सरकारी सदस्य थे और सरकारी सदस्यों का बहुमत। प्रांतों में भी सीटों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन यहां गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत। गैर सरकारी का मतलब जब प्रांतों में बात करेंगे तो वहां इंडियंस लोग ज्यादा थे, गैर सरकारी का मतलब इंडियंस लोग ज्यादा। अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया था, इनडायरेक्ट नहीं, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ, लेकिन मताधिकार सीमित था। केवल कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर, तुम इतना टैक्स देते हो, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, तुम्हारे पास इतनी शिक्षा है, तो ही टैक्स दोगे, मतलब तो ही निर्वाचन करोगे। डायरेक्ट इलेक्शन वर स्टार्टेड इन द एक्ट इन दिस एक्ट, बट द फ्रेंचाइज वॉज लिमिटेड, मतलब एक तरीके से उनकी शक्तियां सीमित थी। द राइट टू वोट वॉज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन। इन दिस एक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज स्टार्टेड फॉर द मुस्लिम, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल ले आए। इसीलिए तो मैंने कहा मुसलमानों के पक्ष में। क्या बात थी? पृथक निर्वाचक, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स क्या होता है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। साथियों, होता क्या है, हमारे यहां जब चुनाव होता है तो जैसे मुस्लिम, अगर मुस्लिम आरक्षित सीट है या ओबीसी आरक्षित सीट है तो ओबीसी का मेंबर खड़ा हो जाता है और सभी लोग वोट डालते हैं। लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल में यह है कि ओबीसी ही खड़ा हो और ओबीसी ही लोग वोट डाले, सब नहीं। तो ये पृथक निर्वाचन मंडल हो जाएगा ओबीसी के लिए। क्या? ओबीसी खड़ा भी हो और ओबीसी ही वोट डाले, तो ये पृथक निर्वाचन मंडल हो जाएगा, ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द ओबीसी हो जाएगा। बात समझ गए? ऐसे मुस्लिमों के लिए आ गया। बाकी जो और इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये हिस्ट्री की क्लास में हम और बेहतर समझेंगे कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट में होता क्या है और क्या चीजें। इस अधिनियम में पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य, यह देखो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जोड़ा। भाई गवर्नर जनरल प्लस उनके साथ जो नहाते धोते थे वो 5 लोग थे, ये सरकारी ही थे, ये सरकारी ही थे, समझ रहे हैं? तो इसमें हुआ क्या, गवर्नर जनरल प्लस 5, ये सरकारी ही थे, 5 मेंबर। इसमें एक व्यक्ति पहली बार इंडियन से एंट्री कर रहा, उसका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इंग्लिश में सही लिखा है सिन्हा, जोड़ा गया। तथा इसी अधिनियम में पहली बार ब्रिटेन में कार्य कर रहे भारत सचिव की परिषद, ब्रिटेन में काम कर रहे भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को जोड़ा गया, जिसका नाम था केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। बात समझ गए? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जोड़ा गया तथा इसी अधिनियम में पहली बार ब्रिटेन में कार्य कर रहे भारत सचिव, ब्रिटेन में जो भारत सचिव काम करता था, ब्रिटेन में जो भारत सचिव काम करता था, इंडियन सेक्रेटरी, उसके 15 सदस्य थे उसके सहयोग में, समझ रहे हैं? अब इसमें 2 लोग और भारतीयों को जोड़ा गया, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये बड़ी चीज हुई कि भारत सचिव के जो सदस्य थे, काउंसिल थे, उसकी 15 जो सदस्य हैं
उसमें दो लोगों को, भारतीयों को शामिल किया गया है, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी, भारत सचिव, ये ध्यान में रखें, इंडियन सेक्रेटरी, जो कि लंदन में बैठा हुआ है। और साथियों यहां गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में जो 5 मेंबर थे, उसमें एक मेंबर इंडिया का आ गया है, वो इंडियंस है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये काम किया गया 1909 के। तो सबसे बड़ा काम क्या क्या हुआ? सबसे बड़ा काम ये हुआ, सबसे बड़ा काम साहब, पृथक निर्वाचक मंडल की बात जो की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स की बात की गई। ये सबसे घटिया काम हुआ इसमें। फूट डालो राज करो की नीति, संख्या 16 से 60 कर दी गई, जिसमें आधे गैर सरकारी सदस्य थे और सरकारी सदस्यों का बहुमत भी था। मतलब आधे, मतलब यहां पर ये वही चीज फिर घूम घूम के आ रही है कि भाई 16 सदस्य थे और 60 इनको कर दिया गया, 16 से 60 कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल प्लस 5 तो है ही है। ये 60 अगर हो गए हैं, ये 60 अगर अधिक हो गए हैं, तो इसमें 60 में गैर सरकारी कितने हैं? 60 में गैर सरकारी कितने हैं? 30। ठीक है। और इसमें सरकारी की बात अगर हम करें, गैर सरकारी का मतलब यहां इंडियंस की बात कर रहे हैं। सरकारी की अगर हम बात करें, गैर सरकारी की बात करें, तो इसमें 30 मेंबर और थे। तो 30 ये सरकारी हो गया और 5 इधर सरकारी हो गए, 30 5 35, तब भी तो सरकारी का ही बहुमत बना रहा। 30 5 35 सरकारी का ही बहुमत तो बना रहा। ये बात समझ गए? ये चीज ध्यान में। तो क्या हुआ 1909 के एक्ट में? ये आपने समझ लिया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसे क्यों कहा जाता है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 3 एक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।